Hello everyone. We are reading the chapter number 2 of history for class 9th, that is socialism in the Europe and the Russian Revolution. और अभी तक हमने लास्ट पार्ट में कवर किया था कि 1905 में जो रेवोल्यूशन हुआ रशिया में उसमें कौन कौन से इवेंट्स हुए, किस तरह से वर्कर्स ने स्ट्राइक ऑर्गेनाइज़ की। उसके बाद वो स्ट्राइक जो है विंटर पैलेस में पहुंच जाती है और 100 ऑफ वर्कर्स वर डाइड इन दैट अटैक बाय द पुलिस। उसके बाद हमने देखा कि डूमा की परमिशन दे दी फाइनली सार निकोलस ने, और दो डूमा रिजेक्ट करने के बाद, दो डूमास को डिसमिस करने के बाद जो थर्ड डूमा बनाई गई, उस थर्ड डूमा में जो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस थे उनको रखा गया, उनको उसका मेंबर बनाया गया। उसके बाद हम बात करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, जो कि है हमारा टॉपिक नंबर 2.5, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन एम्पायर। तो देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ। इन 1914 वॉर ब्रोक आउट बिटवीन टू यूरोपियन अलायंसेस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, एंड द फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। तो दो यूरोपियन शक्तियाँ जो थी उनके बीच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, और जो एक तरफ थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की जिनको सेंट्रल पावर्स बोला जाता है, और दूसरी तरफ थे फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। Each country had a global empire and the war was fought outside Europe as well as in Europe. तो इनमें से हर एक कंट्री उस समय एक एम्पायर थी, बड़ा साम्राज्य थी, और जो युद्ध था वो सिर्फ यूरोप में ही नहीं बल्कि यूरोप से बाहर के सैनिक भी युद्ध को लड़ रहे थे। यानी इन देशों की जितनी कॉलोनीज थी वर्ल्ड में, उनके सैनिक भी इस युद्ध में लड़ रहे थे, उनको भी लाया गया था यहाँ पर युद्ध करने के लिए। तो युद्ध जो था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, वो आउटसाइड एज वेल एज इन यूरोप में लड़ा जा रहा था। दिस वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। द रशिया इन रशिया द वॉर वॉज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल रेलीड अराउंड द सार निकोलस सेकेंड। एज द वॉर कंटिन्यूड थ्रू द सार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन द ड्यूमा। तो हुआ क्या, जो इनिशियली लोगों ने सपोर्ट किया सार को, बिकॉज सार वॉज द एम्परर ऑफ रशिया एट दैट टाइम, तो लोगों का सपोर्ट उसको मिला ताकि वो युद्ध में जीत जाएं एज द वॉर कंटिन्यूड। लेकिन जब भी वॉर जो है बहुत समय तक चलती रही तो सार ने कंसल्ट करने से मना कर दिया। किससे? जो भी डूमा में जो भी पार्टीज़ थी या डूमा के जो मेंबर्स थे उनसे कंसल्टेशन लेने से मना कर दिया सार निकोलस ने। सपोर्ट वॉर थिन, तो जब इसने कंसल्ट करने से मना कर दिया उन कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन से जिनके जो इसी की सहमति से बनी थी, तो अब जो है सार का सपोर्ट जो है वो कमज़ोर पड़ता गया। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रन हाई एज कैन बी सीन इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग, अ जर्मन नेम एज पेट्रोगार्ड। पूरी रशिया में एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स जो है वो हाई हो गए, यानी लोग जो है जर्मन्स को हेट करने लगे बुरी तरह से। और सेंट पीटर्सबर्ग जो एक जर्मन नेम है, उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग सिटी का नाम चेंज करके क्या कर दिया, पेट्रोगार्ड कर दिया, एंड दैट वाज द कैपिटल ऑफ रशिया। द Serena Alexandra's German's origin and poor advisor, especially the monk called Rasputin, made the autocracy unpopular. सरीना एलेक्जेंड्रा जो कि वाइफ थी किसकी, सार की, सार निकोलस की। तो सार निकोलस की वाइफ जर्मन ओरिजिन की थी। मोर ओवर उनका एक एडवाइज़र भी था, और एक मोंक था जिसका नाम था रासपुतीन उनके राजमहल में ही रहा करता था, जो कि एक मोंक था, ये भी जर्मन था। तो अब सार की वाइफ के जर्मन होने के कारण और इस मोंक के कारण जो है लोग उनको और भी ज़्यादा नापसंद करने लगे थे, अनपॉपुलर हो गए थे सार निकोलस, बिकॉज उन्हें लगता था कि जिसकी वाइफ ही जर्मन है और जिसने एक जर्मन को अपने कोर्ट में, अपने पैलेस में रखा हुआ है, तो वो जर्मनी से कैसे युद्ध करेगा, कैसे युद्ध जीतेगा। तो इसलिए भी सार निकोलस की अनपॉपुलैरिटी बढ़ी। तो सार निकोलस का जो सपोर्ट था लोगों पे, वो धीरे धीरे लोग खींचते जा रहे थे, धीरे धीरे वो सपोर्ट थिन पड़ता जा रहा था, कमज़ोर पड़ता जा रहा था। The First World War on the Eastern Front differed from on the Western Front. In the West, armies fought from the trenches stretched along the Eastern fronts. तो फ्रांस जो है वो बीच में था, जर्मनी जो है वो बीच में था फ्रांस और रशिया के। तो दो फ्रंट्स पे लड़ाई लड़ी जा रही थी, ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट।
इन द वेस्ट आर्मी फॉट फ्रॉम द ट्रेंचेस एंड स्ट्रेच अलोंग द ईस्टर्न फ्रांस। ईस्टर्न फ्रांस के साथ साथ ट्रेंचेस में आर्मी लड़ रही थी। ट्रेंचेस यानी बंकर्स थे, गड्ढे बनाए हुए थे उन्होंने, उनमें बैठ के वो लड़ रहे थे। इन द ईस्ट आर्मी मूव्ड अ गुड डील एंड फॉट बैटल लीविंग लार्ज कैजुअलिटीज़। जो ईस्ट की आर्मी है वो अच्छा युद्ध लड़ रही थी। डिफीट्स वर शॉकिंग एंड डीमोरलाइजिंग। लेकिन जो रशियन आर्मी थी वो लगातार हार रही थी। रशियाज़ आर्मी लॉस बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया बिटवीन 1914 एंड 16। अगर हम बात करें द ईयर 1914 एंड 16 की, तो उसमें रशियन आर्मी बुरी तरह से हार रही थी जर्मन आर्मी से। देयर वर ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटीज़ बाय 1970। लगभग 70 लाख लोग जो हैं 1917 तक मारे जा चुके थे रशियन आर्मी के। As they retreated, the Russian army destroyed the crops and buildings to prevent the army from being able to live off the land. और जब वो रिट्रीट कर रहे थे, यानी रशियन आर्मी क्योंकि हार रही थी इसलिए उन्हें पीछे हटना था और जर्मन आर्मी आगे बढ़ रही थी, तो रशियन आर्मी जो है अपने ही क्रॉप्स और बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर रही थी। क्यों अपनी क्रॉप्स और बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर रही थी? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जो एनिमी है, एनिमी यानी जर्मन आर्मी जब आगे आए तो वो इन क्रॉप्स का कोई यूज़ कर पाए, वो इन क्रॉप्स से कुछ भी कोई भी फूड आइटम्स ले पाए, या वो नहीं चाहती थी। बिल्डिंग्स को क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे थे? वो अपनी ही बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे ताकि जर्मन आर्मी जब यहाँ तक पहुँचे तो वो इन बिल्डिंग्स में ना छुप पाए। द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स लेड ओवर 3 मिलियन रिफ्यूजीज़ इन रशिया। अब जो बिल्डिंग्स उन्होंने डिस्ट्रॉय की थी या जो घर या क्रॉप्स उन्होंने डिस्ट्रॉय की थी, उसकी वजह से रशिया में 30 लाख रिफ्यूजी बढ़ गए। ऑब्वियसली जिनके घर या जिनकी क्रॉप्स उन्होंने डिस्ट्रॉय की थी उनके पास अब कुछ नहीं बचा था, तो वो क्या बन गए? रिफ्यूजी बन गए। वो भी एक समस्या थी रशिया के लिए उस समय। द सिचुएशन डिस्क्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड द सार। तो इस सारी सिचुएशन जो ये बिगड़ी थी, इसका जो क्रेडिट है, डिस्क्रेडिट है आई वुड से, तो वो किसको मिला? गवर्नमेंट को मिला। और गवर्नमेंट किसकी थी? सार की। सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वॉर। रशिया के सोल्जर्स बिल्कुल भी ऐसी वॉर लड़ना नहीं चाहते थे, यानी वो बिल्कुल डीमोरलाइज हो गए थे और वो ऐसा युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे। दिस इज़ अ पिक्चर, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की पिक्चर है। आप देख सकते हैं कि रशियन सोल्जर्स बैठे हैं इसमें और वो बहुत ही थके हुए हैं और बहुत ही उनकी सिचुएशन ख़राब लग रही है। तो उसके बाद हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज़ की। इंडस्ट्रीज़ कैसी थी, क्या रहा इंडस्ट्रीज़ का। The war also had severe impact on industry. Russia's own industries were few in number and country was cut off from other supplies of industrial goods by German control of Baltic Sea. तो वॉर का बहुत ही सीवर, बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ा इंडस्ट्रीज़ पे, और रशिया की जो अपनी इंडस्ट्रीज़ थी वो काफ़ी मैं कहूँ डिक्लाइन कर गई, और उनकी जो सप्लाई थी जो जर्मनी से होती थी काफ़ी सारी चीज़ों की, तो जर्मनी ने वो सप्लाई बंद कर दी, कंट्रोल कर लिया बाल्टिक सी को। एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रशिया दैन एल्सवेयर इन यूरोप। तो यूरोप के मुकाबले अगर बात करें दूसरे देशों की, तो यहाँ पे बड़ी जल्दी डिसइंटीग्रेट हो गया सब कुछ, तो इंडस्ट्रीज़ कोलैप्स कर गई। उसके बाद बाय 1916 रेलवे लाइंस बिगेन टू ब्रेक डाउन। जो रेलवे लाइन थी वो भी टूटने लगी। एंड एबल्ड बॉडी मैन वर कॉल्ड अप टू द वॉर। क्योंकि इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो चुकी थी, 70 लाख सैनिक जो है युद्ध में मारे जा चुके थे, और जो सैनिक हैं उनकी शॉर्टेज थी, तो जितने भी एबल्ड बॉडीज़ थी यानी जितने भी सक्षम व्यक्ति थे उनको वॉर में बुला लिया गया। एज अ रिजल्ट देयर वर लेबर शॉर्टेजेस एंड स्मॉल वर्कशॉप्स प्रोड्यूसिंग एसेंशियल्स वर शट डाउन। तो बहुत सारी लेबर शॉर्टेज हो गई क्योंकि ज़्यादातर व्यक्ति जो है वो आर्मी में चले गए थे। लार्ज सप्लाई ऑफ ग्रेन्स वर सेंट टू फीड द आर्मी। बहुत सारा ग्रेन, बहुत सारा अनाज जो है वो भी भेजना पड़ता था क्योंकि आर्मी को सप्लाई करना था, क्योंकि जो आर्मी मैन है वो लड़ रहे थे उस समय। फॉर द पीपल इन द सिटीज़ ब्रेड एंड फ्लोर बिकेम स्केर्स। तो इससे हुआ क्या, क्योंकि फैक्ट्रीज़ में वर्कर्स की कमी थी, लेबरर्स की कमी थी, ऊपर से जितने भी यंगस्टर्स थे, जितने भी एबल्ड मैन थे उनको आर्मी में बुला लिया गया, तो शहरों में अनाज की कमी हो गई और वहाँ पर ब्रेड और फ्लोर जो था वो
स्केर्सिटी हो गई, उस इन सब की कमी हो गई. बाय द विंटर ऑफ 1916 रॉयट्स एट ब्रेड शॉप्स वर कॉमन. तो 1916 की अगर बात करें तो ब्रेड शॉप्स पे जो रॉयट्स हैं, जो झगड़े हैं, वो कॉमनली देखे जा सकते थे. उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आए हैं, जो टॉपिक है द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड. कि पेट्रोग्राड में फेब्रुअरी में जो रेवोल्यूशन हुआ वो क्या था, वो हम रीड करेंगे इस पार्ट में. In the winter of 1917, conditions in the capital Petroyard were grim. The layout of the city seemed to emphasize the division among its people. जो विंटर्स थे 1917 के, वो जो कंडीशन थी पेट्रोयार्ड सिटी की, वो बहुत ही पुअर थी. जो सिटी का लेआउट था वो डिवीज़न थी एक तरह से, यानी वर्कर क्लास एक एरिया में रहती थी और अगर कहें तो गवर्नमेंट की जो बॉडीज़ हैं वो दूसरे एरिया में थी. The workers' quarters and factories were located on the right of the bank river Neva. तो पेट्रोयार्ड सिटी के बिल्कुल सेंटर में से एक रिवर गुजरती थी, नाम था नेवा. तो नेवा रिवर के अगर राइट की बात करूं तो राइट में वर्कर्स के क्वार्टर थे और फैक्ट्रीज थी. और लेफ़्ट की अगर बात करूं, लेफ़्ट बैंक की, तो लेफ़्ट बैंक में फैशनेबल एरियाज थे, विंटर पैलेस थे, पैलेस था और ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी और वहाँ पे डूमा भी थी. तो जितनी भी हम कह सकते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो रशिया की, या वो विंटर पैलेस हो, या वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बिल्डिंग्स हो, वो सारी की सारी जो थी लेफ़्ट साइड में थी रिवर नेवा के, और राइट साइड में वर्कर्स के क्वार्टर्स और फैक्ट्रीज थी. इन द February 1917 फूड शॉर्टेजेस वर डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर. अब रिवर के राइट साइड में, यानी जो वर्कर्स के क्वार्टर थे, उनमें फूड शॉर्टेजेस वो एक्सपीरियंस कर रहे थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1917. तो फरवरी की बात हो रही है 1917 की. द विंटर वॉज वेरी कोल्ड एंड दैट हैड बीन एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट एंड हैवी स्नो. तो मौसम बहुत ख़राब था ड्यूरिंग दैट टाइम और बहुत ही हैवी स्नो थी और वहाँ पे जमाने वाली सर्दी हो रही थी. पार्लियामेंटेरियंस विशिंग टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट वर अपोज टू सार्स डिसाइड टू डिसॉल्व द ड्यूमा. तो अब जो है पार्लियामेंट में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जो भी पार्लियामेंट के सदस्य थे, अब सार की क्या डिज़ायर हुई कि जो डूमा है उसको दोबारा से डिसॉल्व कर दिया जाए. तो सार जो है अब कोई डूमा नहीं चाहते थे देश में. अब डूमा में मैंने आपको बताया था कि कौन से सदस्य थे, कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस थे, बट अब इन पॉलिटिशियंस को भी सार नहीं चाहते थे कि ये डूमा में रहे, और वो चाहते थे कि डूमा क्या हो जाए, उसको हम डिसॉल्व कर दें, यानी उसको रहने ही ना दे देश में. उसके बाद क्या हुआ, ऑन 22 फरवरी लॉकआउट टुक प्लेस एट द फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक. द नेक्स्ट डे द वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड अ स्ट्राइक इन सिंपैथी. तो 22 फरवरी को एक लॉकआउट हुआ, यानी फैक्ट्रियों पे ताला लगा दिया गया, जो एरिया था राइट बैंक का रिवर नेवा के, एंड वहाँ पर स्ट्राइक हुई वर्कर्स की. इन मैनी फैक्ट्रीज वुमेन लेड द वे टू स्ट्राइक्स. तो काफ़ी सारी जो स्ट्राइक्स की लीडरशिप है वो वुमेन ने की थी इस दिन को. दिस केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वुमेंस डे, और इस दिन को हम इंटरनेशनल वुमेंस डे के तौर पर मनाते हैं. बट आपको लगेगा कि इंटरनेशनल वुमेन डे तो 8 मार्च को होता है और ये 22 फरवरी की बात हो रही है. तो रूस में उस समय जो कैलेंडर फॉलो किया जाता था वो कैलेंडर 13 डेज़ बैक चलता था, तो इसीलिए वो दिन अगर हम अपने कैलेंडर के हिसाब से देखें तो वो 8 मार्च बनता है. उसके बाद है दिस केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वुमेंस डे. द डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल द नेवेस्की प्रोस्पेक्ट. तो नेवेस्की प्रोस्पेक्ट जो है वो एरिया था सेंटर ऑफ द सिटी का, यानी जो मेन पार्ट था, जो लेफ़्ट साइड में मैं कहूँ रिवर नेवा के पार्ट था, तो वहाँ पे नेवेस्की प्रोस्पेक्ट एक एरिया था, सेंटर ऑफ द कैपिटल था ये एरिया. और यहाँ पर जो वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे थे, जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, प्रदर्शनकारी थे जो, वो यहाँ पर आकर उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया. एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टीज वॉज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट. अब जो है इस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने वाली कोई भी पार्टी या कोई भी लीडर पर्टिकुलरली नहीं था उस समय. As the fashionable quarters and official buildings were surrounded by the workers, the government imposed a curfew. जब सारी की सारी बिल्डिंग्स जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं उनको घेर लिया गया, तो गवर्नमेंट ने वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया फाइनली.
सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। डेमोन्स्ट्रेटर्स डिस्पर्स्ड बाय द इवनिंग, तो कर्फ्यू लगाने से पुलिस ने जब उन पर लाठीचार्ज किया और उनको डिस्पर्स किया तो वो इधर उधर चले गए और वहाँ से हट गए। बट दे केम बैक ऑन द 24th and 25th, तो लेकिन वो 24 और 25 फरवरी को वापस आ गए। द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी एंड द पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम, तो गवर्नमेंट ने फिर जब वो वापस आए तो दोबारा से अपने घुड़सवार और पुलिसमैन को भेजा ताकि वो उनको देख सकें कि वो कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो। आफ्टर दिस ऑन संडे 25th February द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द डूमा। फाइनली गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया कि वो उन्हें डूमा को सस्पेंड करना है, यानी सार निकोलस ने फाइनली सस्पेंड कर दिया डूमा को। पॉलिटिशियंस स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर, डेमोन्स्ट्रेटर रिटर्न्ड इन फोर्स टू द स्ट्रीट एंड लेफ्ट बैंक ऑन द 26th, तो 26 को फिर से डेमोन्स्ट्रेशन होती है और अब जो है इस डेमोन्स्ट्रेशन में पॉलिटिशियंस भी साथ देते हैं, यानी जिस डूमा को उन्होंने डिसॉल्व किया था, सस्पेंड किया था, उस डूमा के जो पॉलिटिशियन हैं अब वो भी साथ आ गए हैं वर्कर्स के। ऑन द 27th द पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रैंसैक्ड, तो हेडक्वार्टर पर हमला किया गया 27 को। ऑन द स्ट्रीट थ्रॉन्ग विद पीपल राइजिंग स्लोगन अबाउट ब्रेड, वेजेस, बेटर हाउस एंड डेमोक्रेसी, तो 4 मांगे थी मेनली इनकी। क्या क्या मांगे थी इन वर्कर्स की और पॉलिटिशियंस की? ये ब्रेड चाहते थे, यानी इनको खाने का सामान चाहिए था। वेजेस बहुत लो थे इनके, वेजेस अच्छी चाहिए थी, और बेटर हाउसिंग चाहिए थी, और बेटर आवर्स चाहिए थे, यानी इनको अपना जो वर्किंग आवर्स है वो भी लिमिटेड चाहिए थी। और इनको डेमोक्रेसी के बारे में ये विचार कर रहे थे कि ये जो सरकार है ये हमें नहीं चाहिए और वी वांट टू बिल्ड अ न्यू गवर्नमेंट, और जो कि डेमोक्रेसी हो। द गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन, कॉल्ड आउट द कैवलरी वंस अगेन, तो गवर्नमेंट ने दोबारा से कंट्रोल करने की कोशिश की सिचुएशन और कैवलरी को दोबारा से बुलाया। हाउएवर द कैवलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर, लेकिन अब सार निकोलस के अपनी ही कैवलरी ने, अपने ही घुड़सवारों ने डेमोन्स्ट्रेटर पर जो है गोली चलाने से मना कर दिया। एंड an officer was shot at the barrack of a regiment and their other regiments mutinied, और सेना की टुकड़ियों ने विद्रोह कर दिया उस समय सार के खिलाफ, वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स, और उन्होंने भी जो वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे थे उनको ज्वाइन कर लिया, यानी अब सेना भी साथ आ गई थी। बाय दैट इवनिंग सोल्जर्स एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैड गैदर्ड टू फॉर्म अ सोवियत और काउंसिल इन द सेम बिल्डिंग एज द ड्यूमा मेट, तो जहाँ पर ड्यूमा लगती थी, जहाँ पर ड्यूमा बैठती थी, वहीं पर ही गैदर हुए सारे सोल्जर्स और सभी वर्कर्स, और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली जिसको सोवियत का नाम दिया गया, और रशियन लैंग्वेज में सोवियत का मतलब होता है ग्रुप। दिस वॉज अ पेट्रोगार्ड सोवियत, और क्योंकि ये पेट्रोगार्ड में बनाई गई थी तो इसीलिए इसका फाइनली नाम रखा गया पेट्रोगार्ड सोवियत। द वेरी नेक्स्ट डे डेलीगेशन went to seize the Tsar. Military commanders advised him to abdicate. He followed their advice and abdicate on 2nd March. तो फाइनली क्या हुआ कि सार के जो मिलिट्री कमांडर्स थे उन्होंने उनको सलाह दी कि आपको एब्डिकेट करना होगा, आपको कुर्सी छोड़नी होगी, आपको अपनी पोस्ट है उससे इस्तीफ़ा देना होगा। और सार को जब कुछ नहीं सूझ रहा था तो उसने फाइनली एब्डिकेट कर दिया, और 2 मार्च को उसने एब्डिकेट किया था, यानी अपनी पावर, अपनी कुर्सी छोड़ी थी। एंड सोवियत लीडर एंड डूमा लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री, और सोवियत लीडर्स ने, मैंने आपको बताया सोवियत लीडर्स कौन थे, जो वर्कर्स थे और जो आर्मी मैन थे, उन्होंने मिलकर एक यूनियन बनाई थी जिसको सोवियत यूनियन कहा गया। और ये जो सोवियत लीडर्स थे और डूमा लीडर्स थे, जो पुराने डूमा लीडर्स थे, उन्होंने मिलकर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई। उन्होंने मिलकर एक टेम्प्रेरी गवर्नमेंट, कहा जा सकता है कि जब तक देश में कोई परमानेंट गवर्नमेंट नहीं आती तब तक ये गवर्नमेंट काम चलाएगी, तो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई टू रन द कंट्री। रशियाज़ फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, तो रशिया का फ्यूचर जो है वो डिसाइड किया जा रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनाई? ये बनाई इलेक्टेड मेंबर्स ने, और वोटिंग राइट्स दिए गए सभी को, सभी जितने अडल्ट्स थे उस समय रशिया में, उन सभी को क्या मिल गया था? अब वोटिंग राइट मिल गया था। और वो वोटिंग राइट किस लिए मिला था? ताकि वो अपनी
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसाइड कर सकें। पेट्रोगार्ड हैड लेड द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन दैट ब्रॉट डाउन द मोनार्की इन फेब्रुअरी 1917। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पेट्रोगार्ड का रेवोल्यूशन था 1917 में, फेब्रुअरी में, इसने मोनार्की का अंत कर दिया था। तो इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि इसके बाद क्या हुआ, फेब्रुअरी के बाद क्या क्या सिचुएशन रही और कैसे फाइनली गवर्नमेंट बनी रशिया में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।